वो बुरी तरह से उकताई हुई थी, ये सब कुछ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी और उसका ज़ब्त आज़मा रहा था वो। ये कैमरामैन उसका दिल कर रहा था इसका सर ही फोड़ दे जाकर। मैम आप अपना सर इनके शोल्डर पर रखें, सामने खड़े लड़के ने कहा तो उसने घूर कर उसे देखा। यार ख़त्म करो ये सब कुछ, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है अब के। दामियार ने ज़रा सख्ती से कहा था, सर फोटोशूट तो होगा ना, मैम आप प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और प्लीज़ सर शोल्डर पर हाथ रखें। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, दामियार बंद करवाओ ये सब कुछ, तुम इन लोगों को यहाँ सब लेकर ही क्यों आए हो, मुझे मेरे घर वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए? इस वक्त शूट की ज़रूरत ही क्या थी? वो गुस्से से घूरते बोली, मैंने नहीं किया, मैंने जिसको इंतज़ाम करने के लिए कहा था उसने बुलाया इसे, और मुझे थोड़ी पता ना था कि ये सबके बीच में इस तरह कोई फ़ोटो शूट करवाने को कहेगा। मैं इसे भेजता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाऊँ अपने भाइयों के सामने ये शर्मिंदगी उठाते हुए? वो गुस्से से उसे घूर कर बोली। तो अब की दफ़ा दामियार ने एक नज़र एक साइड पर खड़े उन चारों को देखा जिनकी नज़रों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था, और उनका गुस्सा जायज़ था। इस तरह बीच महफिल में उस तरह के फ़ोटो शूट पर वो कोई एतराज़ नहीं उठा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था। ये उनके चेहरों से साफ ज़ाहिर था। बंद कराओ ये सब कुछ और तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। वो इज़ा से दूर हटते उससे कहने लगा, सर आप लोगों का कपल बहुत खूबसूरत है, अभी सिर्फ चंद एक तस्वीरें बनाई हैं, मज़ीद फ़ोटो सेशन होगा, प्लीज़ आप हमें तस्वीरें बनाने दें, देखें कितनी हसीन तस्वीरें आ रही हैं। उसने कैमरा उसकी तरफ करते हुए कहा, जिस पर उसने आहिस्ता से उसके कंधे को थाम कर उसको अपने कान के करीब किया। बेटा अगर जान की सलामती चाहते हो ना, अभी और इसी वक्त अपनी टीम वर्कर्स को लो और निकलो यहाँ से, वरना यहाँ से चार कंधों पर जाओगे। और इस अंदाज में वो बोला था कि कैमरामैन ने मुश्किल से अपना थूक निकला। सॉरी सर, रियली सॉरी, हम जा रहे हैं, आप अपना फंक्शन कंटिन्यू करें। वो माजरत करते हुए वहाँ से निकला, जबकि उसे भेजकर वो दोबारा इज़ा के पास आया और उसके साथ उसके बेहद करीब बैठ गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अगर तुम ईजी फील नहीं कर रही तो बेशक अंदर चली जाओ, वैसे भी यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, अगर तुम अंदर जाकर रिलैक्स होना चाहो तो ठीक है। उसने उसे ऑफ़र की, जिस पर उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मुख्तसर सा जवाब देती अपने भाइयों को देख रही थी, जिनमें से कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। क्या हुआ, कोई बड़ी बात हो गई है क्या इस शादी के पीछे? मैं नोट कर रहा हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आखिर उसने पूछ ही लिया, क्योंकि जिस तरह वो परेशान थी उसे लग रहा था कि शादी के लिए उन्हें मनाने में इज़ा को काफ़ी मेहनत करना पड़ गई है। कुछ तो ऐसा है जिसे लेकर इज़ा बहुत परेशान थी, और यकीनन उससे शेयर तो वो करेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता था। उस रात भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी जब उसने फ़ोन करके उसे बताया था शादी के बारे में। उस रात भी वो पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी, उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रही थी। तुम मेरी परेशानी को छोड़ो दामियार शाह, अपनी खुशी मनाओ, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका। मेरी परेशानी के बारे में जानकर तुम क्या ही कर लोगे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जिस तरह तुम चाहते थे सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है। उसके लहजे में तल्खी थी। मैं खुश हूँ इज़ा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है और तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो। मैं क्यों खुश हूँगी दामियार शाह? मुझे कौन सा मेरी मनमर्जी का जीवन साथी मिला है, कौन सा मेरा हमसफ़र मेरी पसंद का है, और मेरी बेबसी देखो कि मुझे सबके सामने झूठ बोलकर ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हालांकि तुम्हारी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं हूँ मैं। मुझसे सवाल करने की बजाय खुद से सवाल क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे शादी करने पर खुशी से पागल हो जाना चाहिए था, या फिर मुझे जश्न मनाने चाहिए थे कि मुझे तुम जैसा बदकिरदार, शराबी, जुआरी, जनाई और घटिया इंसान मिला है जीवन साथी के तौर पर? बताओ कौन सी बात पर खुशी मनानी चाहिए मुझे? कोई एक वजह तो दे दो तुमसे शादी पर खुश होने की। बताओ क्यों खुश होना चाहिए मुझे? वो उसकी तरफ देखते हुए बोले जा रही थी, जबकि दामियार उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाया था। दामियार शाह, तुम मेरी ज़िंदगी का वो ज़ख्म हो जो कभी भर नहीं सकता, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं सारी ज़िंदगी तुमसे नफ़रत करूँगी, क्योंकि मोहब्बत के काबिल तो तुम हरगिज़ नहीं हो। वो बोल ही रही थी जब अरूश उसके पास आकर बैठ गई। इज़ा तुम बहुत थक गई हो, आओ मैं तुम्हें अंदर कमरे में लेकर चलती हूँ। वो उसके पास बैठते हुए बोली तो वो हाँ में सर हिलाती फ़ौरन उठ गई। उसका दामियार के पास बैठने का कोई इरादा नहीं था, जबकि उसके जाते इज़ा के वालिद उसके पास आकर बैठ गए। उनके पास आकर बैठने पर उसने किसी तरह का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। हाँ, लेकिन वो जानना ज़रूर चाहता था कि वो उसके पास आकर क्यों बैठे हैं। शायद इज़ा की तरह ये भी उसे बहुत सारी बातें सुनाने का इरादा रखते होंगे, लेकिन इज़ा के अलावा वो किसी और के सुनने का इरादा रखता नहीं था। बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। देखो, पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो हम सब लोगों का जो सिलसिला रहा वो काफ़ी गलत था। मैं जानता हूँ पुरानी बातों को दिल में रखकर तुमने बहुत कुछ सोचा होगा,
लेकिन अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, हम सब आपस में अब गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि पीछे जो कुछ हुआ उसे भुलाकर आगे के बारे में सोचो। पुरानी बातों को दिल में रखकर हम सिर्फ मामलात ख़राब ही कर सकते हैं। इज़ा मेरी बेटी है, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आने वाला वक्त हमारी पुरानी चीज़ों को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा करे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे, और मुझे यकीन है कि तुम उसे खुश रखोगे। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता। मेरी बच्ची नादान है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। अब तुम हमारे घर के दामाद हो, हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो, इज़्ज़त के काबिल हो। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें हमारी तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वो उसके करीब से उठने लगे जब दामियार बोला, आप फिक्र मत करें अंकल, मैं कोशिश करूँगा कि इज़ा को मेरी तरफ से भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े, और ना ही मैं उसे कोई तकलीफ़ देने दूँगा, होने दूँगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी खुशी का ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ है। आपने मुझे अपनी बेटी दी, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं उसे खुश रखूँ। और प्लीज़ आप माइंड ना करें तो क्या मैं इज़ा से मिल सकता हूँ अकेले में? उनके जाने से पहले उसने पूछा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इज़ा इस वक्त अपने कमरे में अकेली ही होगी, तुम जाओ उससे बात कर लो। उन्होंने इजाज़त देते नीचे की तरफ कदम उठाए, जबकि इतना तो वो जानता था कि उसका कमरा कहाँ है, क्योंकि वो पहले भी उससे मिलने के लिए यहाँ आ चुका था, और अब तो पूरे हक से वो उससे मिल सकता था। वो ऊपर कमरे में क्यों गया, और आपने उसे जाने की इजाज़त कैसे दे दी? वो ऊपर की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो सबसे पहले ज़बर को एतराज़ हुआ था। वो इज़ा से बात करना चाहता है अकेले में। इज़ा उसकी बीवी है, अब हम किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए मैंने इजाज़त दे दी। ये तो उसकी शराफ़त है जो मुझसे इजाज़त मांग रहा था, अगर चाहता तो बिना इजाज़त भी जा सकता था। उसके गुस्से पर बाबा ने बड़े साफ़ सुथरे अल्फाज में उसे समझाया कि अब वो इज़ा के लिए कोई गैर नहीं, उसका महरम है। ठीक है बाबा, ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है, लेकिन आपने उसे इस तरह उसके कमरे में क्यों भेज दिया? ठीक है, हम मानते हैं कि वो इज़ा का महरम है, लेकिन अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, और इस तरह की मुलाकातों पर मुझे एतराज़ है। वो काफ़ी सख्ती से बोला, लेकिन मुझे एतराज़ नहीं है ज़बर, और तुम लोग भी अपनी पुरानी नफ़रतों को भूल कर अपनी बहन की बेहतरी के लिए सोचो। तुम सबको दामियार से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब वो हमारे घर का दामाद है, बेटा है हमारे घर का। तुम लोगों को होश रखना चाहिए इस बात का। तुम लोगों को क्या लगता है मैं नोट नहीं कर रहा हूँ किस तरह एक तरफ होकर खड़े होकर एक तरफ से देख रहे हो? किस तरह एक तरफ होकर खड़े हो? जाकर उसके पास बैठो, उससे बात करो, और कोशिश करो कि पुरानी बातों को भूल कर तुम लोग उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो, ताकि वो तुम लोगों की बहन को खुश रखे। उसके लिए ना उसके लिए ना सही, लेकिन अपनी बहन के लिए तुम लोगों को थोड़ा झुकना पड़ेगा। वो उन्हें समझा रहे थे। हम अपनी बहन के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रुखसत कर रहे हैं, और किसी चीज़ की उम्मीद आप हमसे ना ही रखें तो बेहतर होगा। हम इज़ा की गलतियों पर पर्दे नहीं डालने वाले बाबा, जो उसने किया है वो गलत है, और उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। और दामियार शाह से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ इज़ा से ताल्लुक़ है। इस शादी में ना तो आज मेरी मर्ज़ी शामिल है और ना ही आगे कभी होगी। मुझसे तो आप इस तरह की उम्मीद हरगिज़ मत रखिएगा कि मैं दामियार शाह के सामने सर झुकाऊंगा। बेशक मेरी बहन का ही मामला क्यों ना हो, लेकिन दामियार शाह के सामने ये सर कभी नहीं झुकेगा। बारिक अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से जा चुका था, जबकि बाबा तो उसके अंदाज पर ही हैरान रह गए। वो जानते थे इस शादी में उन चारों की किसी तरह की कोई रजामंदी शामिल नहीं है, लेकिन अपनी बहन की खातिर उन्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही था ना। लेकिन बारिक था कि कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही ना था। इबादत, मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुझे? तू क्यों बेहोश हो गई थी? अब कैसी तबीयत है तेरी, और तू बेहोश क्यों हो गई? कुछ खाती पीती जो नहीं है? अरूश बता रही थी कि तू बेहोश हो गई थी। कितनी कमज़ोर है ना तू, अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती। यही होगा ना फिर, और ऊपर से सुबह से काम में लगी है, दाएं बाएं हुए जा रही है। अम्मी को तो उसकी परेशानी होने लगी थी कि वो कब से रिश्तेदार औरतों से जान छुड़वा कर अंदर जाना चाहती थी इबादत को देखने के लिए। मैं ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ था, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था। वो बोल रही थी जब ज़रान किसी काम के बारे में बताने के लिए अम्मी के पास आया, तो मेरा बच्चा ऐसा करके ये कपड़े शपड़े उतार दे और रिलैक्स होकर अंदर कमरे में जा और आराम कर। अम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मी, मेरा इरादा ज़रान के साथ आज घर जाने का है। वो अम्मी को कोई बात बताकर वहाँ से पलटने का इरादा रखता था जब उसने उसकी बात सुनी। अरे बेटा, घर में शादी चल रही है, तुम घर जाकर क्या करोगी? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, यहीं रुको। वो उसे देखते हुए बोली थी, जबकि ज़रान की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं अम्मी, मुझे जाना है, अपना घर भी तो देखना है ना। इंशाल्लाह मैं कल ज़रान के साथ ही वापस आ जाऊंगी। ज़रान अकेले किस तरह से संभालते होंगे, अब मुझे उनकी ज़रूरतों का भी तो ख्याल रखना है ना। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी, आप रख लें इसे, बेहतर है यहीं पर रहे। ज़रान सख्ती से कहता वहाँ से पलटने लगा था जब जोरिश उसके सामने आकर रुक गई। अरे ऐसे कैसे, कोई ज़रूरत नहीं इबादत, तू जा अपना सामान पैक कर और घर जा ज़रान भाई के साथ। शोहर को कोई
कोई एहसास ही नहीं है, हर वक्त इधर उधर होती रहती है। चल निकल यहाँ से, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, रुखसती हो चुकी है तेरी, अब जहाँ तेरा मियाँ रहता है तू भी वहीं जाके रुक जा। वो उसके सामने खड़ी इबादत से बोल रही थी, जबकि वो हैरत से उसे देख रहा था। क्या मतलब है आपका भाभी, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? वो हैरानगी से उससे पूछ रहा था। मेरी मर्जी, मेरा कोई इरादा नहीं है आपकी बीवी को हमारे घर रखने का। लेकर जाइए अपनी बीवी को, चल जा अपना सामान पैक कर। वो उसकी नज़रों से छुपती फ़ौरन इबादत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई, जबकि अम्मी और ज़रान दोनों ही हैरान रह गए। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी के अलावा कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, जबकि वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। इज़ा, इज़ा, उसने उसके पास आते पुकारा, लेकिन इस तरह से उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था उसे। वो थोड़ा हैरान होता उसके मज़ीद करीब आया और उसके चेहरे को देखने लगा। शायद वो गहरी नींद में उतर चुकी थी, हाँ शायद वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इज़ा, वो उसके पास बैठते उसे पुकारने लगा, लेकिन उसने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए वो शायद गहरी नींद में थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर मौजूद टीके को उतार कर एक साइड पर रखा और फिर उसके झुमके उतारने लगा। उसके गले में किसी तरह की कोई चीज़ मौजूद न थी। यकीनन उसका दुपट्टा भी उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था नींद में, लेकिन उसे फ़िलहाल इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि उसकी नींद ख़राब किए बगैर वो उसका दुपट्टा उतार पाता। इसीलिए आहिस्ता से उसके नाजुक से वजूद को थाम कर उसने बिस्तर पर ठीक से लिटाया और उस पर कंबल ओढ़ा दिया। मेरी छोटी सी नाजुक जान, मैं तुमसे माजरत खाऊँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वो नरमी से उसके लबों पर हल्का सा लम्स छोड़ता पीछे हटा तो उसने सर उठाकर उसकी बेचैनियों में इजाफा कर दिया। अपने दिल की आरज़ू को वो ज़्यादा देर तक ठुकरा नहीं सकता था। वो उसके माथे पर लब रख तेज़ी से बिना पलट कर उसे देखे कमरे से ही निकल गया, और कमरे से निकलते उसने दरवाजे को बाहर से ठीक से बंद किया। उन लोगों का इरादा अब वापस जाने का था, वैसे भी निकाह हो चुका हुआ था। कल मेहंदी की रस्म अदा होनी थी और ये रस्म भी एक साथ ही करने का इरादा था, क्योंकि दामियार की फैमिली में कोई भी नहीं था। सब लोगों ने यहीं से रस्म करनी थी, तो उसे भी उन लोगों ने शाम 5 बजे इनवाइट कर लिया था। परसों शादी थी, यानी कि रुखसती, और फिर वलीमा उसकी तरफ से होना था, जिसका इंतज़ाम वो करवा चुका था। बस कल का दिन छोड़कर उसकी इज़ा हमेशा के लिए उसके पास आने वाली थी, और वो इस एहसास से एक दफ़ा फिर भरपूर जी उठा था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। जहरान तो ऐसे उससे लापरवाह बना हुआ था जैसे जानता ही ना हो, जबकि इबादत उसकी तरफ से किसी बात का इंतज़ार कर रही थी। वो कुछ भी बोले, बेशक ताना दे, बेशक डांट दे, लेकिन कुछ तो बोले ताकि वो उसे अपनी सिचुएशन बता सके। अब मेरे साथ आने का किस तरह सोच लिया तुमने? हालांकि तुम तो मेरे पास आने वाली थी ही नहीं, बल्कि तुम तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो अब तुम्हारा अचानक मूड कैसे बन गया मेरे साथ रहने का? जवाब दो मुझे। वो अचानक बोला तो इबादत देखने लगी। गाड़ी रोकें प्लीज़, वो उसे देखते हुए बोल रहा था। जब अचानक इबादत ने कहा तो वो हैरान हुआ उसकी बात सुनकर। क्यों गाड़ी रोकूं? अब क्या गाड़ी से उतरने का प्लान बना लिया? वो सख्ती से पूछने लगा। जहरान प्लीज़ गाड़ी रोकें, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वो उसे समझाते हुए बोली, तो उसकी तबीयत ख़राबी का सुनकर उसने गाड़ी रोक दी, जबकि वो जल्दी से गाड़ी से निकलती एक साइड पर आ गए और साथ ही वॉमिटिंग से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। जहरान उसकी हालत देखकर परेशानी से उसके पास आया। क्या तुम्हें सफ़र से वॉमिटिंग होती है? ऐसा तो कुछ नहीं था, तुम्हारी तबीयत यूँ अचानक इतनी ख़राब क्यों हो रही है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हुआ क्या है तुम्हें? वो परेशानी से उसे अपने साथ लिए बोला। नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना है, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है, वो फ़ौरन बोली। तो जर्रान ने हैरत से उसे देखा था। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? वो अब गुस्से से बोला तो इबादत को भी गुस्सा आने लगा। मुझसे क्या पूछते हैं, खुद से पूछे ना। 1.5 महीना पहले जो अपने साथ लेकर गए थे ना, उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। आपकी सारी गलती है उसमें, मैंने भी नहीं आना था आपके साथ। और ख़बरदार जो मुझे ताने मारे, एक तो मुझे फंसा दिया और खुद आज़ाद घूम रहे हैं। इबादत मेरा दिमाग ख़राब मत करो, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? क्या किया है मैंने जिसकी वजह से तुम फंस गई हो? वो गुस्से से बोला था। आप मेरा बाजू ऐसे झंझोड़ क्यों रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं मुझे इस तरह। मुझे भाभी ने रेस्ट करने के लिए कहा, इस तरह झंझोड़ झंझोड़ कर मेरे बच्चे को भी चक्कर आएंगे। खुद प्रेग्नेंट हो तो पता चले ना कि प्रेग्नेंट लेडी की हज़ार प्रॉब्लम्स होती हैं। वो गुस्से से उसे पीछे करती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगी, जबकि वो हैरानगी से उसे देख रहा था, जबकि अब वो गाड़ी में रखी बोतल से कुल्ली कर रही थी। इबादत तुम मामा, मैं पापा? वो इतना हैरान था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी हैरानगी का इजहार किस तरह से करे। उसके पास लफ्ज़ ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे।